प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र। ये देखिए, जो कि 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विषय के 4 सेट जारी किए गए हैं। तो इस बात का पूर्ण संकेत है कि आपकी वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम में इन प्रश्नों से, इन चारों सेट से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने ये देखिए, ये है कक्षा 10 का गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र। ये है सेट बी, यह है सेट बी। इससे पहले की वीडियो में हमने सेट ए की वीडियो बना दी है, जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस बार शासन आपके 10-12 के प्री बोर्ड लेने की बजाय आपको 4 सेट प्रत्येक विषय के प्रदान किए कर रहे हैं, जिनसे आपके एनुअल एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम सेट बी को हल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सही विकल्प चुनिए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए, 5 और 10 का महत्तम समावर्तक यानी HCF पूछा है। तो HCF यानी महत्तम समावर्तक, किन्हीं संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती हैं जो इन दोनों को 5 और 10 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ध्यान रखें, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या देखिए 5 है, इसलिए इसका उत्तर सीधा 5 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न में देखिए, एक द्विघात बहुपद दिया गया है और मूल शून्यक उसके अल्फा बीटा है और शून्यों का योगफल पूछा गया है। देखिए, शून्यों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो देखिए, इसमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, 1 और ये 2। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए इनमें से कौन सी शर्त है? आइए चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए, निकाय का कोई भी हल नहीं होगा जब ये कंडीशन लगेगी। तो ये कंडीशन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दी गई है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, सार्वंतर पूछा गया है, यानी कि डी पूछा गया है। तो किसी एपी में यानी समांतर श्रेणी में डी निकालते हैं, बाद वाले पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो देखिए, बाद वाला पद कितना है? -1। उससे पहले वाला पद है, यानी घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले 1 को। तो इसका जो सार्वंतर आएगा वो आ जाएगा -2, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं ये कथन पाइथागोरस प्रमेय का है। तो आइए, एक पाइथागोरस थ्योरम का समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है। तो एक समकोण त्रिभुज हमने देख लिया है। अब देखिए, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखिए, एक भुजा का वर्ग, तो देखिए इस वाली भुजा का वर्ग PR का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, देखिए PQ भुजा का वर्ग और QR भुजा का वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण, तो देखिए पहली भुजा ये हो गई और ये अन्य भुजाएं हो गई, ये अन्य भुजाएं हो गई। तो ये देखिए, पहली भुजा हो गई ये। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये देखिए, ये पहली भुजा है ये वाली, इसके सम्मुख का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, 90 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 2 बिंदु दिए हैं,
इस रेखा का इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बनती है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो देखिए इसे x1, इसे y1 मानते हैं, इसे x2 और इसे y2 मानते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें हम ये दोनों वैल्यू रख देंगे। देखिए x1 कितना है 1, x2 कितना है -3 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है देखिए -2 प्लस y2 कितना है अपना 4। इसको हमें सॉल्व करना है सिर्फ। 1 - 3 अपॉन 2 और इधर जाएगा देखिए 2 अपॉन 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन 2 और ये भी 2 अपॉन 2। इसको कट कर देंगे तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ पे 1, जो कि ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। 3√2 एक किस प्रकार की संख्या है? तो देखिए √2 से हम पहचानते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हमें भरना है अपरिमेय, भरना है इरेशनल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। px एक द्विघात का बहुपद है। तो देखिए ये क्या हो गया, px बहुपद। बहुपद को जब 0 के बराबर लिख देते हैं तो ये बन जाता है द्विघात वाला बहुपद है, तो ये बन जाता है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण यही इस खाली स्थान में भरेंगे, यानी कि इसे बोलते हैं वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्ति कर, यानी कि d माने b² - 4ac, इसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो 0 भी लिख सकते हैं आप, या शब्दों में इसे 0 या फिर 0 भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए एक सामांतर श्रेणी है, यानी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार 10वां पद पूछा गया है। तो हम देखते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा पद है। तो देखिए हम देखते हैं, यहाँ देखिए A तो समान है सब में, दूसरे पद में D के आगे 1 है। तो देखिए अगर चौथा पद है तो यहाँ 3D है, अगर तीसरा पद है तो यहाँ 2D है। तो यहाँ जो पद है उससे एक कम पद यहाँ पे है D के आगे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 10वां पद है तो A + 9D यहाँ पे आएगा। तो ये इसका आंसर है। दूसरा तरीका हम पदों के सूत्र से भी लगा सकते हैं, n - 1t। ये हमारे nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब देखिए चूँकि इसमें 10वां पद पूछा है, A की जगह पे A ही है, n की जगह पे हम 10 लिखेंगे, D की जगह पे D ही रहेगा, A + 9t। तो इस प्रकार भी हम सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वे सभी आकृतियां जिनके आकार कैसे हों, समान होते हैं। आकार कैसे हों, समान हो, परंतु इनके माप यानी कि साइज समान होना आवश्यक नहीं है। कैसी आकृतियां कहलाती हैं? ये समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यहाँ भरेंगे हम समरूप, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, एक त्रिभुज लें, दूसरा भी त्रिभुज लें, तो इनके शेप कैसे हैं, समान हैं, दोनों ट्रायंगल हैं। तो अगर ये देखिए ये छोटा है और ये थोड़ा से बड़ा है, या एक और ले सकते हैं ऐसे,
तो देखिए आकार यानी शेप कैसे हैं, तीनों ट्रायंगल हैं, परंतु इनकी माप समान नहीं है, यानी साइज समान नहीं है। तो इस प्रकार की सभी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? हम जानते हैं y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ये देखिए आप ठीक से समझ लें, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका x निर्देशांक रहेगा और y निर्देशांक 0 रहेगा, और कोई बिंदु यदि y अक्ष पे है तो उसका x निर्देशांक 0 रहेगा और y निर्देशांक कुछ ना कुछ रहेगा। तो देखिए ये बिंदु इस प्रकार का है। देखिए यहाँ y की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 है, तो ये बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ y अक्ष पर स्थित है, ये हम भरेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी बनाइए। ये देखिए आपको ये सूत्र अच्छे से याद करना पड़ेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा का मान होता है, देखिए 1/10। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये है 1/2 आधा, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और देखिए अंत में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखिए थेल्स प्रमेय जिसे हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, इसे BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसका कथन स्टेटमेंट देखते हैं हम। ये देखिए इस स्टेटमेंट को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए यदि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज ले लिया, एक भुजा के समांतर, देखिए इस भुजा के समांतर ये लाइन खींची, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। अन्य भुजा कौन सी हो गई? एक अन्य भुजा ये हो गई और एक अन्य भुजा ये हो गई, और इसके हमने समांतर ये लाइन खींची है। तो वो अन्य भुजाओं को यानी इसको और इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर BC के समांतर DE रेखा खींची जाए तो ये DE रेखा AB रेखा को और AC रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, ये थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो देखते हैं, एक वृक्ष मान लेते हैं। ये देखिए एक वृक्ष हो गया, ये ले लिए, ये मान लीजिए इसकी छाया हो गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये सूर्य, ये वृक्ष है और यहाँ पे ये सूर्य है, तो देखिए यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण पूछा गया है, मान लीजिए ये थीटा है।
तो ए बी और सी, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, तो ये कितना है 10 मीटर। छाया कितनी है 10√3, तो ये हो गई इसकी छाया 10√3 हो गई। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में हम tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, लंब बटे आधार, यानी कि AB बटे BC, tan थीटा। AB कितना है देखिए 10 है और BC कितना है 10√3। इसे कट कर देंगे तो ये देखिए 1/√3 आ जाएगा। अब हम जानते हैं 1/√3 थीटा में 30 डिग्री का मान होता है। तो अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी 30 डिग्री है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण, ये मानक समीकरण है, इसके विविक्तीकर यानी डी का सूत्र पूछा गया है। तो वो हो जाएगा b² - 4ac आंसर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विविक्त कर d बराबर b² - 4ac, ये आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो देखिए एक वृत्त है और देखिए ये एक छेदक रेखा है, यानी सेकेंड भी बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंड, यानी कि छेदक रेखा। ये देखिए छेदक रेखा एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, तो इसका हल यानी उत्तर हो जाएगा 2 बिंदुओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र कितना होगा? तो शंकु के आयतन का देखिए कितना होता है 1/3, या इसे इस प्रकार लिख देते हैं शंकु का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, जहां r शंकु की आधार की त्रिज्या और h उसकी लंबवत ऊंचाई है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समांतर माध्य पूछा गया है। समांतर माध्य का सूत्र होता है, इस क्वेश्चन में समांतर माध्य पूछा गया है, तो समांतर माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5, 6 और 4 10, 10 20, तो 20/5, यानी कि 5 चौक 20। समांतर माध्य को x बार के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है सत्य असत्य लिखिए वाले। अब देखिए पहला, ABC AP में है, तब क्या ये सूत्र सही है? तो देखिए अगर A B और C AP में है तो इनका सार्वंतर यानी कि D हमेशा बराबर होगा। तो देखिए अब पहले सार्वंतर निकालेंगे, एक इनसे निकाल लेते हैं, तो D1 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, तो B - A। अब देखिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के भी एक सार्वंतर निकाल लेते हैं, जिसे D2 नाम दे देते हैं। यह है C - B। अब हम जानते हैं, इन्होंने कहा है AP में है, AP में है तो ये दोनों सार्वंतर कैसे होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो दी गई श्रेणी AP में है, इसलिए
D1 बराबर क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, यानी कि B माइनस ए बराबर C माइनस बी। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे और B को इधर लाएंगे, तो B प्लस बी C प्लस ए, तो 2B और ये क्या हो जाएगा C प्लस ए। तो B इक्वल टू, इसको C प्लस ए को हम A प्लस सी भी ले सकते हैं अपॉन 2। देखिए ये फॉर्मूला बन गया है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, यानी 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है, 2 है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल सही। असंभव, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यह आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया गया है, या आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा होता है, और 1 के बराबर भी होता है और 1 से कम होता है। यानी किसी भी प्रायिकता का मान, ये देखिए प्रायिकता का मान हम हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, पर 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, यानी नेगेटिव कभी भी मान प्रायिकता का नहीं आएगा। तो इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। आइए देख लेते हैं। ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि यहां बात गोले की हो रही है। तो आइए गोला देख लेते हैं। गोला इस प्रकार का होता है, तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ रहता है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कह रहे हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, ये रहता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? जी हाँ। देखिए हम देखते हैं, एक वृत्त मान लेते हैं। अब देखिए ये एक स्पर्श रेखा है। अगर हम माने कि किसी भी वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होता है, अनंत, तो जब अनंत बिंदु होंगे तो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती है। तो जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए अनंत बिंदु होते हैं सर्कल के ऊपर, यानी वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, तो वहां पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसलिए ये कथन क्या है, ये देखिए तो वृत्त पर अनंत बिंदु होने के कारण उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो, तो देखिए P का मान मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में ही कि P यानी प्रायिकता, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये अवनमन कोण की बारे में स्टेटमेंट है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण की समझने के लिए हम आइए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो अपनी क्षैतिज रेखा, ये देखिए क्षैतिज स्तर का मतलब क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर खड़े होकर
हम नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं और क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा यानी ये रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा, यानी इसकी बात हो रही है। देखिए क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल, इससे ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को ये कह रहे हैं अवनमन कोण कहते हैं। जबकि यहाँ चित्र में देखिए कौन सा कोण दिया है, उन्नयन। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। अब देखिए इसमें 2 संख्याएं दी हैं, इसका मतलब ये ए है और ये बी है। और देखिए एचसीएफ दिया गया है। हम जानते हैं हल, हम जानते हैं कि एलसीएम ऑफ 306 657 गुणा एचसीएफ ऑफ 306 657 लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ देखिए कितना दिया है, 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। ए और बी कितना दिया है, देखिए ये ए है और ये बी है, तो 306 × 657। तो एलसीएम 306 657 का जो एलसीएम होगा 306 × 657/9। 9 से इसको कट कर देंगे। देखिए 9 9 3 27, 9 3 27 और 9 4 36। तो देखिए इसका जो गुणा करेंगे 34 और 657 का, तो इनका आ जाएगा 22,338। अतः इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ऑफ 306 और 657 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम विरोधाभास मानकर हल करेंगे। इसमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो हम मान के चलेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है, इसका मतलब इस परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में ले सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको अगर आगे हल करें तो देखिए 5, ये इसको इधर लाते हैं a/b और √3 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ गया। अब देखिए अगर समझा जाए तो ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। देखिए a/b क्या है, परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से घटाते हैं, तो ये पूरा भी क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं का घटाव भी परिमेय संख्या होती है। और हम देखते हैं इस तरफ ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर। तो यहाँ 5 - b एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √3 एक
अपरिमेय संख्या है। जो कि बराबर आ रही है, जो संभव नहीं है। अतः ये हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः हम कह सकते हैं कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल 74-29 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसके हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए 74-29 ये सर्वप्रथम देखिए 7 से भी नहीं कट रही है, 3 से भी नहीं कट रही है संख्या, 11 से भी नहीं कट रही है। ये संख्या सीधी कटेगी 17 से। तो देखिए 17 चौक कितना आ जाएगा 68। कितने बचेंगे यहाँ पे 4 तो 6 तो 62 हो गए। अब 7 51 तो 62 में से 51 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 11। तो 17 119 437 आ गए। अब ये संख्या कटेगी ये देखिए 19 से। तो 19 दूनी कितना जाएगा 38। तो कितना बचेगा 2 5 57 और 19 3 57। फिर अंत में ये संख्या 23 से कट जाएगी। तो देखिए 74-29 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 17, 19 और 23 होंगे। ये इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी का अथवा वाला है। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का HCF पता करना है। तो देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे सबके। 12 के 2 × 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। फिर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 15 के। तो 3 से 3 पंजे 15, 5 एकम 5 ये आ गए। फिर देखिए 21 के कर लेते हैं। तो 3 7 21, 7 एकम 7। इस प्रकार यदि हम फैक्टर लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 और 15 के होंगे तो 3 × 5 और देखिए 21 के गुणनखंड होंगे तो वो हो जाएंगे देखिए 3 × 7। इसको और अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो देखिए ये 2 की घातें 2, 3 की घातें 1। यहाँ हो जाएगा देखिए 3 की घातें 1, 5 की घातें 1 और यहाँ हो जाएगा 3 की घातें 1 और 7 की घातें 1। तो देखिए अब हमें निकालना है यहाँ पे HCF। तो HCF इसमें निकालेंगे अब हम। तो क्या आ जाएगा HCF होता है जो कॉमन फैक्टर हैं उसमें जो कम से कम पावर होती है। ये देखिए पहले तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना है देखिए 3 है 3 है 3 है। यहाँ कम से कम पावर और अधिक से अधिक पावर दोनों एक ही हैं। जब HCF निकालते हैं ध्यान रखते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है उसे लेते हैं और उसकी जो कम से कम पावर हो लेते हैं। तो इसका जो LCM है वह कितना हो जाएगा इसका जो HCF है वह हो जाएगा 3। यही इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। तो शून्यों का योग -3 है
और गुणनफल कितना है 2 है। यदि शून्य हम मान लें, एक मान लें अल्फा, एक मान लें बीटा, तो देखिए हल देखते हैं। तो शून्यों का योग यानी दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, पुनः दिया है गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो ये दिया है देखिए -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2। तो अगर देखें अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -3/1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इसका मान होता है c/a, इसके भी अपॉन 1 हो गया। अब पहले देखते हैं नीचे की वैल्यू एक जैसी होना चाहिए। तो देखिए तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, यानी अगर देखा जाए -b बराबर -3, माइनस से माइनस कर दिया जाएगा तो b बराबर 3 और c का मान यहाँ हो जाएगा 2। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार का रहता है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 1x² 3x + 2, यही आंसर है। इसके अन्य बहुपद भी निकाले जा सकते हैं जो दी गई शर्तों को संतुष्ट करें, तो ये भी आंसर हो सकते हैं। जहां k एक अचर है, यानी k की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, etc कितने भी लेकर हम अन्य प्रकार के बहुपद भी निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने की एक दूसरी विधि भी है। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि बहुपद ज्ञात करना है तो इसमें 0 नहीं लगाएंगे। ये होता है शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, ये होता है शून्यों का गुणनफल। बस इसमें सारे वैल्यू हमें लिख देना है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था 3 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए -3 है तो यहाँ -3 हम लिख देंगे ब्रैकेट में, x तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है देखिए 2 दिया है। तो इसी को जब सोल्व करेंगे माइनस प्लस 3x + 2, तो इस प्रकार भी आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला है 8 का हल, इस बहुपद के शून्य का हमें ज्ञात करना है। तो इसके सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 3x² 4x 4, 4 दिए 12 लेके आना है तो 6 और 2 में ये टूट जाएगा। 3x² 6x - 2x 4, इन दोनों में टूट जाएगा। 2 के हम जोड़े बना लेंगे। इसमें से हमारा क्या है 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पे x बचेगा, फिर प्लस का साइन और यहाँ 3 दूनी 6 2 बचेगा। यहाँ माइनस के 2 कॉमन आ जाएंगे तो अंदर x + 2 बचेगा। ये दोनों एक जैसे हैं, इनको बाहर ले लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में ये संख्या बचेगी 3x और ये बचेगा -2। तो गुणनखंड हो गए हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए ये हम दोनों संख्याएं, इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर लिख देंगे। x बराबर -2 पहला शून्य और 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, ये दूसरा शून्य आ चुका है। अंत में आपको ये लाइन लिखना चाहिए, अतः 3x² 4x - 4 के शून्यक -2,2/3 है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हल देखते हैं। पहले इनके हम गुणनखंड करेंगे। 4u² 8u। तो देखिए इसके पहले यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4u कॉमन आ जाएगा। एक ब्रैकेट में यहाँ देखिए u बचेगा, यहाँ
2 बचेगा। तो ये गुणनखंड हो चुके हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या होगा, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इस पोर्शन को। तो 4u इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो u इक्वल टू, जो 4 नीचे आ जाएगा तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, या और यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो पहला शून्य ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे अतः 4u स्क्वायर 8u के शून्यक 0, -2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अथवा वाला है ये, शून्यकों का गुणनफल हमें पता करना है। तो हल 2 तरीके हैं। इसकी तुलना अगर ax स्क्वायर प्लस bx मानक द्विघात बहुपद से करेंगे तो यहाँ देखिए दिए गए बहुपद की तुलना इससे करने पर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई है, b की वैल्यू 5 आ गई है, c की वैल्यू -6 आ गई है। तो शून्यों का गुणनफल पूछा है, यानी शून्यकों का गुणनफल। अगर इसके शून्य हम अल्फा बीटा मानते हैं तो इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसका जो सूत्र होता है वो c/a होता है। तो c कितना है इसमें, -6 और a कितना है, 4। कट कर देंगे तो -3/2 अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल ये आ गया है। एक अन्य विधि भी देख लेते हैं, दूसरी विधि में क्या करते हैं, इसकी गुणनखंड कर लेंगे हम। तो 4 × 24 आएगा, तो 8 × 24 में टूट जाएगा। देखिए 4x स्क्वायर 8x, ये टूट गया। इसके हम पहले शून्य निकाल लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 और 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस 2 अगले ब्रैकेट में 4x माइनस 3। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर लिख देंगे। 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3/4। एक ही आ गया है, एक शून्यक ही आ गया है। तो ये भी क्या है, शून्यक, और ये भी क्या है, शून्यक। चूंकि इसमें शून्यों का गुणनफल पूछा है तो हम इन दोनों शून्यों का गुणा कर देंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी कि पहले शून्य -2 फिर दूसरे शून्य का गुणनफल। तो देखिए इसको कट कर देंगे, 2 × 2 2 × 4, तो -3/2। तो इस प्रकार भी हम शून्य निकालने के बाद इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हल। देखिए 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत 3900 है। तो पहले इसमें मानना पड़ेगा, माना कि एक बल्ले की कीमत रुपीस कितनी है, x है, और एक गेंद की कीमत रुपीस y। तो देखिए एक बल्ला कितने का, x का, तो 3 बल्ले कितने के, 3x। तो यानी बल्लों को अगर x मान लें और गेंदों को y मान लें तो जो इक्वेशन बनेगा वो 3x तथा के लिए प्लस लगाएंगे और 6y बराबर 39। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 3 बल्ले, तो बल्ले 3x हो गया, तो तथा के लिए क्या लगा है प्लस, 6
6, गेंदे को क्या माना है y। ये दोनों कीमत, ये भी कीमत आई है, ये आई है 3 बल्लों की, ये आई है 3 गेंदों की, दोनों का जो कुल रुपए आएंगे, कीमत आएगी, वो आ गई 39। ये हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि दूसरी शर्त कह रही है 1 बल्ला और 3 गेंद है। 1 बल्ला प्लस 3 गेंद को क्या माना है y। उनकी कीमत कितनी है इसमें, 1300। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है। अथवा वाला है रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण दिया गया है जिसमें x है, y है और m है। m की वैल्यू हमें पता करना है, m की वैल्यू हमें पता करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ दी गई है, वो दोनों वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। x की वैल्यू x की जगह पे, y की वैल्यू y की जगह पे। तो देखिए हल, तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे m, तो -2 प्लस 3, y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, वो कितनी 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2m प्लस 3, -2m 5, ये देखिए इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 बचेगा, -2m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2/-2। इनको कट कर देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये आ गया, ये आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हल। तो देखिए इस समीकरण की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे तो यहाँ लिख देंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax² bx प्लस c 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, c इक्वल टू यहाँ कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब पूछा है विविक्तिकर यानी d, तो विविक्तिकर इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b कितना है यहाँ पे 5 है, 4 a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, तो 25, 4 8, 8 24। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, +1 आ गया। यही इसका विविक्तिकर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला है 11 का। जांच करना है कि ये पूरा समीकरण, ये यहाँ से यहाँ तक क्या द्विघात समीकरण आता है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं हल। ये देखिए x + 5 x - 1, ये सवाल को उतार लिया है। अब एक एक करके इंटू करते हैं। 2x² माइनस 2x का गुणा 3 में करेंगे तो दिया 6x। अब एक का x में तो -x, एक का 3 में तो +3। इसी प्रकार एक एक करके इसका गुणा करेंगे। x का x में तो x², x का 1 में तो -x, 5 का x में तो +5x, 5 का 1 में तो -5। ठीक है, अब देखते हैं x², 2x², ये दोनों एक जैसे हैं, छुट जाएंगे तो 7x हो जाएगा +3। यहाँ ये दोनों घट जाएंगे तो +4x - 5। अब हम देखते हैं x वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं।
2x², इसको इधर लाएंगे तो माइनस के x² हो गया, माइनस के 7x, अब इसको भी इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का, -5 अपनी जगह पे है, ये 3 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 1 मानेंगे तो ये घट जाएगा तो x² बचेगा, 7 और 4 11, तो 11x, इधर हो जाएगा 5 और 3 8, x² माइनस 11x, और ये प्लस इस साइड लाएंगे तो प्लस के 8। तो यहाँ हम देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हल। यहाँ देखिए प्रथम 4 पद निकालना है, a दिया है और d दिया है। तो देखिए हम जानते हैं श्रेणी के 4 पद निकालने के लिए, देखिए पहला पद a, दूसरा पद हो जाता है a प्लस d, हमेशा d जोड़ते जाना है, तो इससे अगला पद हो जाएगा a प्लस 2d, इसके आगे का पद हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ इसमें वैल्यू रखते जाएंगे a की वैल्यू ये रही -1.25। अगर a की वैल्यू देखिए यहाँ पर -1.25 प्लस d ये रहा, तो ये है -0.25, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। अब इधर आ जाइए a -1.25 प्लस 2 ब्रैकेट में 0.25, इधर आ जाते हैं, फिर इसका लिखते हैं a 1.25 प्लस 3 -0.25, -1.25, ये तो आई का पहला पद 1.25, ये माइनस हो जाएगा 0.25, इसको आगे सॉल्व करेंगे। -1.25, यहाँ देखिए ये इनका दोनों का इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा 0.50। फिर इसको देखते हैं -1.25, तो ये आ जाएगा -0.75, इसको करेंगे ये दोनों देखिए जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं, तो माइनस हो जाएगा 1.50, यहाँ ये भी जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा -1.75, और ये कितना आ जाएगा देखिए जुड़ जाएंगे ये भी, तो -2.0, यानी कि -1.25 -1.50 -1.75 और ये 2। तो इस प्रकार चारों पद ये हैं और यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अथवा अब देखिए इसमें ध्यान से आपको देखना है अगले 4 पद, नेक्स्ट यानी इसके बाद के 1 2 3 4, इसके 10 के बाद ये चारों पद निकाल लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हल, डी निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, तो ए कितना है 2 है। अब डी निकालेंगे कैसे, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे, बाद वाला है -2, घटाना है उससे पहले का पद, तो देखिए कितना आ गया डी बराबर -4। अब देखिए अब डी मिलने के बाद हमें डी को जिसके आगे के पद चाहिए उसके बाद जोड़ते जाना है। देखिए ये कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो देखिए 5वां पद निकालना है, तो 5वां पद आ जाएगा, चौथे पद में डी जोड़ दो। तो देखिए तो चौथा पद कितना है, देखिए अब 6वां पद निकालेंगे, तो 6वां पद आएगा 5वें पद में, यानी पिछले पद में फिर डी जोड़ दो। 5वां पद कितना आया है अपना
और कौन सा आएगा, सातवां पद। सातवां पद कैसे आएगा, छठवें पद में फिर डी जोड़ दो, तो छठवां पद कितना आ गया अपना, अब A8 है, ए पिछले पद में डी फिर जोड़ दो, अतः दी गई AP के अगले 4 पद हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए DE समांतर है BC के, ये DE वाली लाइन है, ये समांतर है देखिए BC के। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है। तो हल दिया है, DE समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहती है इन दोनों का अनुपात, AD बटे DB का अनुपात और AE बटे EC का अनुपात बराबर होता है। अब देखते थे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, हमें AD निकालना है, DB 7.2 दिया है, AE 1.8 सेंटीमीटर दिया है और EC 5.4 सेंटीमीटर दिया है। ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। AD निकालना है, DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8 और EC है 5.4। देखिए 18 दिया 54, 3 से कट जाएगा तो ऊपर है 1/3। इसको साइड लेंगे तो AD अपॉन 7.2 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 अपॉन 3, 3 से इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6 या 3 चौक 12, 2.4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अथवा वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हल देखते हैं। आइए डायग्राम देखते हैं पहले इसका। ये देखिए ये जमीन हो गई, इस पे एक दीवार है और एक इस पे सीढ़ी टिकी हुई है। तो यहाँ देखिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर, यानी सीढ़ी ऐसे में 10 मीटर लंबी है। दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। देखिए ये, तो जमीन से 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है। ये देखिए खिड़की, उस तक सीढ़ी टिकी हुई है। तो दीवार के आधार से यानी यहां से सीढ़ी के निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा ये रहा, की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये दूरी हमें पता करना है। तो ये मान लेता हूं x, A, B एंड C, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। AC कितना है 10, BC कितना है 8, AB को हमने क्या मान लिया x, 100 64 x स्क्वायर, तो 100 - 64 x स्क्वायर
तो कितना है 36x²। तो 36x, तो x इक्वल टू 6 मीटर, ये मीटर। x मीन्स ए बी, कितना हो गया 6 मीटर। तो ये आंसर है। अब यहाँ जगह नहीं बची है, नहीं तो लिखेंगे अतः, ये लाइन पूरी लिख देंगे, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, उसके चारों शीर्ष ये दिए गए 1 2 3 4। यहाँ P का मान निकालना है। सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। आइए ये ले लेते हैं इसका हल। तो आइए हम इसका नामकरण कर लेते हैं। देखिए A B C और ये D। तो A कितना दिया है 6,1, B कितना दिया है 8, C दिया है 9, 4, D दिया है P,3। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं जो इसके विकर्ण होते हैं दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर से देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। तो ये देखिए कि O बिंदु, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बिंदु O विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु होगा। तो पहला, तो हम AC का मध्य बिंदु O ज्ञात करेंगे। तो O कितना हो जाएगा, देखिए A और C से निकालना है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2 थोड़ी देर के लिए। तो 6 + 9, 6 + 9/2 और 1 और 4, 1 + 4/2, 9 15/2, ये हो जाएगा 5/2। तो ये AC का मध्य बिंदु निकाल लिया। सेकेंड बार में हम यहाँ पढ़ चुके हैं O AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो BD का मध्य बिंदु O निकालेंगे। O अब निकालेंगे हम BD का। तो अब ये हो जाएगा, देखिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ आ जाएगा x1 + x2 यानी P + 8/2। फिर आ जाएगा 3 + 2/2। O देखिए P + 8/2 और 5/2। तो देखिए ये भी वही O है और ये भी वही O है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट, चूँकि बिंदु एक ही है इसलिए इनके जो निर्देशांक है वो भी क्या होंगे, एक होंगे। तो दोनों O बिंदुओं के x निर्देशांक की तुलना करने पर 15/2 5/2 बराबर P + 8/2 और 5/2।
ये एक ही बिंदु हो जाएंगे, एक ही बिंदु हो जाएंगे तो इसकी एक्स निर्देशांक की तुलना कर लेंगे। तो p + 8/2 जो किसके बराबर हो जाएगा 15/2, 2 से 2 कैंसिल, ये रहा 15 - 8, 8 जाएगा तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या हो जाएगा a b के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसको करते चले, x2 ये रहा माइनस a, फिर बीच में माइनस, फिर ये a, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा देखो y2 - y1, तो -b होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखना, एक इसका तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर, ऐसे ही एक इसका, तो कितना हो गया -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं बचेगा, तो यहाँ जाएंगे 4a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के कारण यहाँ पर -a नहीं बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर जाएगा 4b स्क्वायर। आपको यहाँ ध्यान देना, 4 कॉमन आ रहा है, देखिए 4 कॉमन लेंगे, अंदर ही आ रहा है पहले, देखिए ये आ गया। अब ये रूट की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज़ गुणा में होती है उनको दोनों पे बढ़ जाता है। तो देखिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और यही इसका आंसर है, इकाई। क्योंकि दूरी की इकाई इसमें नहीं दी है तो हम भी इकाई यानी यूनिट लिखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हल। sin 25 cos 65 cos 25 और sin 65। अब हमें क्या करना है इसमें, या तो हम 25 को चेंज कर लेंगे या फिर 65 को। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ 65 को चेंज करेंगे। तो देखिए sin 25 लिखा है, cos। अब देखेंगे यहाँ पे 65 लाने के लिए मुझे 90 में से 25 घटाना पड़ेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे यही आ जाएगा। तो ये हमें एक कोण को चेंज कर लेना है, प्लस cos 25 ऐसे के ऐसे, फिर देखिए साइन, ये साइन लिख दिया। अब ये वाले 65 को हम चेंज करेंगे, तो 90 माइनस 65 लाने के लिए मुझे 25 घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ सूत्र होते हैं, देखिए चूंकि देखिए cos 90 माइनस a, इसका होता है फॉर्मूला sin a। फिर देखिए और sin 90 माइनस a, इसका होता है यहाँ पे cos a। जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ 90 है हमारे, वहाँ हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसा का ऐसा। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, देख cos 90 माइनस a, तो cos 90 माइनस a क्या होता है sin a। तो यहाँ आ जाएगा sin a की जगह पे ये आ जाएगा 25, फिर ये प्लस का साइन cos 25। अब देखिए साइन 90 माइनस a क्या होता है cos a, sin 90 माइनस a, तो ये हो जाएगा cos और a की जगह पे ये आएगा 25। अब देखिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, sin 25 का होल स्क्वायर cos 25 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मान होता है 1। ये चूंकि sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अथवा वाला है इसी का, ये देखिए
हल sec 4a cosec a माइनस 20। यहाँ भी हम एक को बदलेंगे, तो देखिए इसको sec को बदलेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमें sec को बदलना है तो sec का फॉर्मूला हम देखेंगे। sec, देखिए sec a, या ऐसे करते हैं sec किस में बदलता है, cosec में। देखिए cosec a इक्वल टू, या ऐसे देख लेते हैं, cosec 90 माइनस a इक्वल टू होता है sec a। तो देखिए sec a किस में बदलता है, ये। अब यहाँ ध्यान देना, a यहाँ पे है तो a यहाँ पे है, तो sec को हटाना है तो ये पोर्शन हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 4a चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे, देखिए a यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हमने a लिखा, तो यहाँ देखेंगे हम sec यहाँ 4a करेंगे। जब यहाँ 4a कर देंगे तो इस फॉर्मूले में भी 90 माइनस इस जगह पे क्या आ जाएगा, 4a। बस अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के लिख देना है पूरी। तो sec ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, cosec 90 माइनस 4a। बाकी ये ऐसा कैसा रहेगा, a माइनस 20। अब देखिए ये हट जाएगा, हटाना नहीं है पर हट जाता है, तो बचेगा 90 माइनस 4a और यहाँ बचेगा a माइनस 20। तो देखिए 90, ये 20 इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, a अपनी जगह पे है, ये इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4a, तो एक आगे मानेंगे तो 5a 1110, तो 1110 अपॉन 5 कट कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इक्वल टू कितना आ गया, 22 डिग्री। आंसर।